Hello, welcome to Neat Insights. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद यूनिट नंबर 4 दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी. इसमें 3 चैप्टर्स हैं हमारे पास. फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो पहले अब हम लोग फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स वी आर गोइंग टू कवर अप. लेट्स स्टडी नाउ विदाउट एनी डिले. तो ये पैराग्राफ है, इसको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन यू द होल पैराग्राफ इन अ वन गो. पैराग्राफ बोल रहा है द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चर एंड वेरिएशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंडेड अप एज टू apparently irreconcilable perspectives on biology. The two perspectives essentially rested on the two level of organization of life forms and phenomena. One described at the organismic and above level of organization, और जो दूसरा है वो cellular या molecular level of organization से डील करता है. जो पहले वाला है organismic level, इट रिजल्टेड इन इकोलॉजी एंड रिलेटेड डिसिप्लिन, और जो दूसरा है तुम्हारा मॉलिकुलर और द सेलुलर लेवल वाला, इट रिजल्टेड इन द फिजियोलॉजी एंड द बायोकेमिस्ट्री. डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन फ्लावरिंग प्लांट एज एन एग्जाम्पल इज व्हाट इज गिवन इन दिस चैप्टर in also in this unit. The processes of photosynthesis, respiration, ultimately plant growth and development are described in a molecular terms but in context of cellular activity and even at the organismic level. Wherever appropriate, the relation of physiological processes to environment is also discussed. तो बायोलॉजी में इस पैराग्राफ में मेन ये बोला जा रहा है कि बायोलॉजी में जब हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं तो टाइम के साथ दो अलग अलग पर्सपेक्टिव तरीके डेवलप हो गए हैं. पहला पर्सपेक्टिव जो है वो है ऑर्गेनिज्मिक और इकोलॉजिकल लेवल. इसमें पूरे ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया जाता है, ठीक है. जैसे प्लांट का ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एनवायरमेंट के साथ इंटरैक्शन. इस अप्रोच से इकोलॉजी और रिलेटेड डिसिप्लिन्स डेवलप हुए. दूसरा पर्सपेक्टिव जो था वो था सेलुलर और मॉलिक्यूलर लेवल. इसमें लाइफ को सेल और मॉलिक्यूल के लेवल पर समझा जाता है. जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, है ना, रेस्पिरेशन हो गया, एंजाइम का एक्शन, मेटाबॉलिज्म. इस अप्रोच से फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री डेवलप हुई है. फ्लावरिंग प्लांट का एग्जाम्पल इस यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सब प्रोसेसेस मॉलिक्यूलर टर्म्स में समझाए जाते हैं, लेकिन सेलुलर एक्टिविटी और कभी कभी होल प्लांट लेवल पर भी एक्सप्लेन होते हैं, ठीक है. यहाँ पे दिया है वेरेवर अप्रोप्रिएट द रिलेशन ऑफ द फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस टू एनवायरमेंट इज ऑल्सो डिस्कस. मतलब जब ज़रूरत हो तो एनवायरमेंट का इफेक्ट भी बताया जाता है, जैसे लाइट, टेम्परेचर, वाटर, CO2, ऑक्सीजन, ठीक है. बायोलॉजी का स्टडी दो पर्सपेक्टिव में बेस्ड है, दोबारा बता रही हूँ, ऑर्गेनिज्मिक, इकोलॉजिकल लेवल और सेलुलर या फिर मॉलिकुलर लेवल पे, जिससे इकोलॉजी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स डेवलप हुए हैं, ठीक है. शॉर्ट एंड क्रिस्प याद रखने का तरीका यह है कि होल ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे तो इकोलॉजी, सेल्स और मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, ठीक है. अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं. ये पैराग्राफ हमारा डन हुआ. अब हम लोग मेन चैप्टर की तरफ लेट्स मूव. तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द साइंटिस्ट, जो कि इस यूनिट में इंपॉर्टेंट है, वो है मेल्विन केल्विन. साइंटिस्ट है, ठीक है. अब इनकी बात कर लेते हैं. तो मेल्विन केल्विन was born in Minnesota in April 1911. Received his PhD in chemistry from University of Minnesota. He served एज अ प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया. तो उन्होंने प्रोफेसर बने थे केमिस्ट्री में और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में, ठीक है. जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू के बाद, एक सेकेंड, जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू when the world war was under shock after Hiroshima Nagasaki bombing and seeing the ill effects of the radioactivity, Kelvin and co-workers put radioactivity to beneficial use. तो उन्होंने उसको as a beneficial use रखा. He along with the J.A. Basam studied the reaction in green plants forming sugar and other substances from raw materials like carbon dioxide, water, minerals. ये raw materials से sugar और दूसरे substances बनाने शुरू किए और उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है उसको as a C14 लेबल कर दिया. Kelvin proposed that plants change light energy to chemical energy by transferring an electron in organized area of pigment molecule and other substances. तो उनका कहना ये था कि जो प्लांट्स है वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं, ठीक है. द मैपिंग ऑफ पाथवे ऑफ कार्बन एसिमिलेशन इन फोटोसिंथेसिस अर्न हिम नोबेल प्राइज इन 1961, ठीक है. द प्रिंसिपल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस as established by Kelvin. So the principles of photosynthesis as established by Kelvin are at present being used in studies on renewable resources for energy, materials and basic studies in solar energy research. तो basically यहाँ पे उन्हीं के बारे में सब कुछ दिया हुआ है. Now let's move to the main chapter that is photosynthesis in higher plants. तो ये सब चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं. What do we know from here? हम लोग यहाँ से क्या पढ़ने वाले हैं, जल्दी से पढ़ो. ओके तो अब हम लोग बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स. आई होप स्टूडेंट्स माइट हैव स्टडीड अर्लियर बिकॉज अभी तो नीट बहुत पास आने वाला है. जस्ट अ केस ऑफ रिविजन, वन शॉट्स गाइज हैव बीन. और जिन्होंने मतलब नहीं भी पढ़ा, नो इशूज, आई बी एक्सप्लेनिंग. यहाँ पे जीरो लेवल से मैं एक्सप्लेन करने चाहूँगी तुम लोगों को सब कुछ, ठीक है. तो नाउ अवर चैप्टर इज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स. आई होप फोटोसिंथेसिस का मतलब तो सभी को पता होगा, राइट. अब देखो यहाँ पढ़ लेते हैं. ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर फूड. ये हमें पता है.
हैव यू एवर वंडर्ड फ्रॉम वेयर प्लांट्स गेट देयर फूड? अब प्लांट्स को फूड कहाँ से मिलता है? ऑब्वियसली वो बनाते हैं, राइट? वही उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, राइट? ग्रीन प्लांट्स इन फैक्ट हैव टू मेक और रैदर सिंथेसाइज द फूड दे नीड एंड ऑल अदर ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन देम। तो वो अपने लिए भी और दूसरे ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट पे डिपेंड कर रहे हैं उनके लिए भी फूड बनाते हैं। द ग्रीन प्लांट्स मेक और रैदर सिंथेसाइज द फूड दे नीड थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड देयरफॉर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। तो जो फोटोसिंथेसिस से फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं उनको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन इज फाउंड ओनली इन प्लांट्स एंड ऑल अदर ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड्स ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर द फूड आर कॉल्ड द हेटेरोट्रॉप्स। तो अब दो तरीके के हो गए ना, एक ऑटोट्रॉप और एक हेटेरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, और हेटेरोट्रॉप्स जैसे कि हम, जो कि हम लोग प्लांट्स पर डिपेंड है, हम उन फूड पे उनके बनाए हुए फूड पे डिपेंड कर रहे हैं, तो वी आर हेटेरोट्रॉप्स। Then green plants carry out photosynthesis. तो photosynthesis एक physiochemical process है by which they use light energy to drive the synthesis of organic compounds. तो physiochemical मतलब फिजिकल और केमिकल दो चीज़ें हैं, मतलब लाइट एनर्जी से वो केमिकल बना रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड, राइट? जो हम लोगों को अल्टीमेटली मिल रहा है, जो सर्व कर रहे हैं वो पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। अल्टीमेटली ऑल लिविंग फॉर्म्स ऑन अर्थ डिपेंड ऑन सनलाइट फॉर एनर्जी, क्योंकि जब तक सनलाइट नहीं मिलेगी तब तक फूड नहीं बनेगा, तब तक फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, राइट? द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट बाय प्लांट्स डूइंग फोटोसिंथेसिस इज अ बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू टू रीजंस। इट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड ऑन अर्थ, ठीक है? फोटोसिंथेसिस का मतलब ये फूड बनाना, और ये पूरी की पूरी ऑर्गेनिजम्स का एक प्राइमरी सोर्स है। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू एटमॉस्फेयर बाय ग्रीन प्लांट्स। और फोटोसिंथेसिस का मतलब ये है कि ऑक्सीजन भी रिलीज हो रहा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर लिविंग। हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो ऑक्सीजन टू ब्रीथ? Life would not be there. This chapter focuses on the structures of photosynthetic machinery and various reactions that transform light into chemical energy, ठीक है? कहने का मतलब इस पैराग्राफ में ये था कि एनिमल प्लांट पर डिपेंड करते हैं, सारे एनिमल्स, ह्यूमन, हम भी प्लांट पर फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं। प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है? प्लांट फूड कैसे बनाते हैं? ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाते हैं, इसलिए प्लांट को ऑटोट्रॉफ कहा जाता है, और जो ऑर्गेनिजम्स प्लांट पर डिपेंड कर रहे हैं उनको हेटेरोट्रॉफ कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, दिस कैन कम इन एग्जाम ऑल्सो, ऑब्वियसली नीट एग्जाम में ही की बात हो रही है। सनलाइट की एनर्जी यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे कि इस एनर्जी से ऑर्गेनिक कंपाउंड फूड सिंथेसाइज करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस लाइफ का एक बेस है। फोटोसिंथेसिस अर्थ पर लाइफ का बेसिस है, क्योंकि ये सारे फूड का प्राइमरी सोर्स है, फूड चेन का बेस प्लांट है, राइट एवरीबॉडी? अब ऑक्सीजन के रोल की बात करेंगे तो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होती है, इस ऑक्सीजन से हम सांस ले पाते हैं, ठीक है? अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो ऑक्सीजन भी नहीं होती, राइट? और लाइफ भी पॉसिबल नहीं होती उससे। तो ये चैप्टर बताता है कि फोटोसिंथेटिक मशीनरी का स्ट्रक्चर, लाइट कैसे एनर्जी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, डिफरेंट रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस में इवॉल्व होते हैं, ठीक है? ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉप हैं क्योंकि वो फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं, और फोटोसिंथेसिस ही एक जो है आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड है अर्थ पे, और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक लाइन में याद रखेंगे कि अगर सन हम लोगों को मिल रहा है, एक सेकेंड, अगर सन मिल रहा है तो वो सनलाइट प्लांट्स में मिल रही है तो ही फूड बन रहा है, और तो ही लाइफ है, राइट? और फोटोसिंथेसिस से क्या हो रहा है ना, कि जैसे हमारे पास फोटोसिंथेसिस जो कि फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस से फूड और ऑक्सीजन हमारे को मिल रहा है। क्लियर एवरीबॉडी? आई होप ये पैराग्राफ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा तुम लोगों को। अब व्हाट डू वी नो से स्टार्ट करते हैं। So let us find out what we already know about photosynthesis. Some simple experiment you may have done in earlier classes have shown that chlorophyll, green plant of the leaf, light, CO2, they are required for photosynthesis to occur. ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को पता है। You may have carried out the experiment to look for starch formation. Starch के लिए भी हमने एक्सपेरिमेंट किया होगा। क्लास 11th और क्लास 10th में हमने 2 एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और आज क्लास 11th का हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे 5 एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो टोटल 7 एक्सपेरिमेंट थे जो हमने पढ़े थे। यहाँ पे 2 हमने पढ़े थे, एक था वेरीगेटेड लीफ वाला, है ना, वेरीगेटेड लीफ का पढ़ा था, और एक हाफ लीफ का पढ़ा था, राइट? तो आज हम लोग यहाँ पे बचे हुए 5 पढ़ेंगे, तो इन टोटल हमारे पास 7 एक्सपेरिमेंट्स है टू गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे है इन 2 लीव्स अ वेरीगेटेड लीफ और अ लीफ दैट वाज पार्शियली कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर। तो वेरीगेटेड लीफ क्या होती है, जैसे कोई लीफ है तो उस पूरी लीफ वो ग्रीन नहीं होती, वहाँ पे कुछ और मतलब नॉन ग्रीन पार्ट भी होता है। तो जब हमने उसको पे सनलाइट दी तो हमने देखा कि नॉन ग्रीन पार्ट जो था उसमें हम लोगों को स्टार्च देखने को नहीं मिले, राइट? तो मतलब क्लोरोफिल इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, यहाँ से हमारे पास ये रिजल्ट निकलता है। बाकी हम लोग पढ़ लेते हैं कि ऑन टेस्टिंग दीज लीव्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इट वाज क्लियर दैट फोटोसिंथेसिस अकर्ड ओनली इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ एंड द प्रेजेंस ऑफ लाइट। मतलब जहाँ पर नॉन ग्रीन पार्ट था वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। अब देखो, अनदर एक्सपेरिमेंट यू मे हैव कैरिड आउट
where a part of leaf is enclosed in a test tube containing some KOH soaked in a cotton which absorbs CO2। अब क्या होता है ना कि एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने कॉटन रखी है जिसने KOH को सोक किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, देखो ध्यान से सुनना, आधी लीफ अंदर है और आधी लीफ बाहर है। तो जो अंदर वाली लीफ है ना, उसने यहाँ इसमें जितना CO2 था, वी नो दैट KOH इज CO2 एब्जॉर्बर, तो लीफ में जितना CO2 था वो इस कॉटन ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो अगर हमने इस पर सनलाइट मारी जो अंदर है, एक सेकेंड, अगर हमने इधर सनलाइट दिया और इधर सनलाइट दिया, तो अब हमने दोनों तरफ सनलाइट दे दी, ठीक है, इस तरफ भी सनलाइट दी और इस तरफ भी सनलाइट दी, तो हमने देखा कि सिर्फ ये जो पार्ट है उसमें हम लोगों को पॉजिटिव टेस्ट मिलेगा स्टार्च का, क्योंकि यहाँ पे टोटल CO2 ख़त्म हो गई है ना। जब यहाँ पे CO2 ही नहीं है, एब्जॉर्ब कर ली, तो यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, स्टार्च नहीं बनेगा। तो यानी कि अब इस एक्सपेरिमेंट से हम लोगों को देखने को मिलता है कि CO2 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। और वेरीगेटेड लीफ से हम लोगों को देखने को मिलता था कि क्लोरोफिल वॉज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। येस, ओके, गुड। देखो अब क्या लिखा है यहाँ पे कि द सेटअप इज देन प्लेस्ड इन लाइट फॉर सम टाइम ऑन टेस्टिंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च later in the two parts of the leaf. You must have found that the exposed part of the leaf tested positive for the starch while the portion that was in the tube tested negative. They showed that CO2 was required for photosynthesis. ये कंक्लूजन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अर्ली एक्सपेरिमेंट्स के बारे में कुछ। तो ये क्लास 11 के वो 5 एक्सपेरिमेंट है जो कि मैं आप लोगों को बोल रही थी। नाउ इट इज़ इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट दोज सिंपल एक्सपेरिमेंट दैट लेड टू द ग्रेजुअल डेवलपमेंट इन अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था बाय जोसेफ प्रीस्ले। अब इनकी ये बर्थ और डेट ईयर लिखा हुआ है। इन 1770 में एक्सपेरिमेंट हुआ है। इन 1770 अ परफॉर्म सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट रिवील दैट एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। तो एयर का क्या रोल है ग्रीन प्लांट्स में, उसके बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस इन हिज एक्सपेरिमेंट। तो प्रीस्ले, you may recall, discovered oxygen in 1774, ठीक है। प्रिस्ले ऑब्जर्व दैट अ कैंडल बर्निंग इन अ क्लोज्ड स्पेस, अ बेल जार सून गेट्स एक्सटिंग्विश्ड। क्यों, कैसे हो रही है, देखो ये प्रिस्ले के एक्सपेरिमेंट में हम लोग देख रहे हैं कि अब यहाँ पे कैंडल जो है वो बर्न हो रही है और यहाँ पे एक माइस है जो कि अलाइव है। कुछ समय बाद जब ये कैंडल एक्सटिंग्विश हो जाएगी तो ये माइस भी डाई हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर मैंने यहाँ पे मिंट प्लांट एक ऐड कर दिया, दिस इज अ मिंट प्लांट, अगर मैंने यहाँ मिंट प्लांट ऐड कर दिया तो कुछ समय बाद हम लोग देखेंगे आफ्टर सम टाइम यहाँ पे कैंडल भी बर्न हो रही है और अभी तक माइस भी अलाइव है। तो इसका कारण क्या है, वी आर गोइंग टू स्टडी हियर। सिमिलरली अ माउस वुड soon suffocate in a closed space, तो माउस भी सफोकेट हो गया, कैंडल भी बर्न आउट हो गई। ही कंक्लूडेड दैट अ बर्निंग कैंडल और एन एनिमल दैट ब्रीथ द एयर बोथ समहाउ डैमेज द एयर। तो जो वहाँ पे वो सांस ले रहे थे या जो भी कैंडल बर्न हो रही थी वो क्या कर रहे थे कि जो एयर है उसको बहुत डैमेज कर रहे थे, जिसकी वजह से कैंडल भी चली गई और माउस भी चला गया, माइस भी चला गया। बट वेन ही प्लेस अ मिंट प्लांट इन अ स्मॉल बेल जार ही फाउंड दैट माउस स्टेड अलाइव। जब उन्होंने मिंट प्लांट को बेल जार में रखा तो माउस जिंदा था और कैंडल भी क्या हो रही थी, और कैंडल भी बर्न हो रही थी कंटिन्यूसली। तो प्रीस्ली हाइपोथेसाइज्ड हियर दैट कि प्लांट रिस्टोर द एयर व्हाटएवर ब्रीदिंग एनिमल और बर्निंग कैंडल रिमूव। तो प्रीस्ली ने बोला कि प्लांट जो है मिंट प्लांट, उसने क्या किया, जो भी ये बर्निंग कैंडल या माउस जो थे ये जो एयर को डैमेज कर रहे थे, ये मिंट प्लांट ने वो रिस्टोर कर दिया, जिसकी वजह से अभी तक कैंडल भी जल रही है और माउस भी जिंदा है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है, कैन यू इमेजिन प्रिस्ली वुड हैव कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ कैंडल एंड अ प्लांट। Remember, he would need to rekindle the candle to test whether it burns after a few days. How many different ways can you think of the light candle without disturbing a setup? No need to study this. Now let's come to the next paragraph. Using a similar setup, ये जैन इग्नहाउस का एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट से वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन रिवाइज द होल कॉन्सेप्ट व्हिच आई हैव टॉट यू राइट नाउ, ठीक है। अभी तक जितना भी किया उसको रिवाइज करें। इट्स इंपॉर्टेंट कि मैं छोटी छोटी क्लास ले रही हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि व्हाट वी हैव स्टार्टेड टिल नाउ और नॉट, ओके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।